नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट्स लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो होगी जी एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसने ये जंग का जिसे कहते हैं ना तकरीबन पांसा ही पलट के रख दिया है। ईरान की ऐसी मदद की है कि अमेरिका और इसराइल की चीखें निकल गई हैं और ये अमेरिका खुद कह रहा है, ये ईरान की तरफ से दावा नहीं है। ये बताएंगे आपको ये क्या स्टोरी है। फिर आपको बताएंगे जी ट्रंप साहब आप क्या कह रहे हैं, ट्रंप ने क्या डिमांड किया ईरान के साथ, ये भी जानिएगा। और उसके बाद फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिका में भी पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं महंगा हुआ, वो भी एक स्टोरी है, ये भी आप जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि हिजबुल्लाह ने बड़े खौफनाक किस्म के हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर। एक हमला तो ऐसा था जो स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं ना कि जिस जानी नुकसान से इसराइल बचना चाह रहा था वो नहीं बच पाया। उसके अंदर एक और बहुत बड़ी अपडेट आ गई, ये जानिएगा जी कि इसराइली वजीर के बेटे के साथ क्या हो गया, ये भी इसी के अंदर शामिल होगा। फिर आपको ये बताएंगे जी वीडियोस बनाने पे सजाएं होनी शुरू हो गई हैं। अब होता इस तरह से है जी कि अपना नुकसान छुपाना जब हो ना तो वो इस दौर में नामुमकिन हो चुका है। जब हर बंदे के हाथ में कैमरा है तो इस वक्त आप छुपा नहीं सकते। इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है छुपाने की, लेकिन आज हम आपको हकायक बताएंगे कि एक्चुअल में इसराइल में हो क्या रहा है, जो वीडियोस बना रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। और साथ आपको यह भी बताएंगे जी कि वहां पे कितना नुकसान हो रहा है। मतलब जब बम गिरता है तो आपको बम गिरते हुए नजर आता है, नीचे क्या हुआ आपको नहीं मालूम, आज आपको वो पता चलेगा। फिर आपको ये बताएंगे कि ईरानी पुलिस को एक बहुत बड़ा अख्तियार दे दिया गया है ईरान की तरफ से, नाकाबिले यकीन किस्म का अख्तियार है। क्या ये जायज है या नाजायज है, ये पूछूंगा जी मैं चॉइस साहब से इसी व्लॉग में। और फिर हिलाल अहमर की एक बहुत ही परेशान कुन किस्म की एक रिपोर्ट है, वो भी जानिएगा ईरान के हवाले से। ये होगा जी आज का हमारा डिटेल व्लॉग। तो अपनी पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। ईरान अमेरिका इसराइल जंग का एक बड़ा राज जो आज खुला है वो क्या है? अब ये राज जो है अमेरिकन मीडिया की तरफ से सामने आया है और उसमें उन्होंने ये बताया कि हम इस बात पे बहुत हैरान थे कि ईरान के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की गैर मौजूदगी के बावजूद वो प्रीसाइज किस्म के हमले कर रहा है, एग्जैक्ट फोकस होके। और वो ऐसी जगह पे हमला करता है जो जाहिर है जिसमें दफाई मकामात होते हैं, रेडार्स होते हैं अमेरिका के और इसराइल के, और उसके साथ साथ उनके बैरी जहाज होते हैं, फिर उनके जेट्स होते हैं और उनको पिन पॉइंट करके वहाँ पे एग्जैक्ट वो मिसाइल मारता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको भी चक्कर दे के मिसाइल निकल जाता है और वहाँ पे हिट कर देता है। तो ये कैसे मुमकिन है? उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने जब तहकीकात की तो पता चला कि इसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इंटेल है वो रशिया से मिलती है, रशिया दे रहा है और रशिया उसको दे रहा है और साथ उसको पूरा पॉइंट्स देता है, फिर उसको जाविये देता है, फिर उसको बाकी चीज़ें बताता है, हवा का प्रेशर और बाकी सब चीज़ें, और कौन सा मिसाइल मारना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जब ईरान उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जब काम करता है तो एग्जैक्ट होता है। ठीक है। और इस मामले में इसराइल मार खा रहा है, अमेरिका मार खा रहा है, लेकिन ईरान मार नहीं खा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। अब इसके बाद इस रिपोर्ट के बाद उसी जर्नलिस्ट का, इन्हीं जर्नलिस्टों का ये कहना है कि हमने फौरी तौर पर रब्ता किया अमेरिका से और CIA से और पेंटागन से कि आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो खामोश है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो अमेरिका के अंदर रूसी सफारतखाना है हमने उनसे भी बात की तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन इसी रिपोर्ट के अंदर जो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि चीन मदद किसी किस्म की ईरान की नहीं कर रहा। कोई ना लॉजिस्टिक दे रहा है उसको, ना वेपन्स दे रहा है उसको, ना ही उसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रहा है। और ये अमेरिकी खुद कह रहे हैं, ये अमेरिकी खुद कह रहे हैं। लेकिन ये जो चाइना की खामोशी है ना, ये बड़ी मीनिंगफुल है, ये बड़ी मीनिंगफुल है। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि एक साइड पे जंग हो रही है और दूसरी साइड पे ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर बनने के लिए दिन रात ईरान काम कर रहा है। अच्छा, दिन रात लगा हुआ है। और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ये है कि जहाँ पे ये इन्होंने इनको न्यूक्लियर प्लांट्स बनाए हुए हैं वो सारे पहाड़ों के अंदर हैं और वहाँ पे जो उनके साइंटिस्ट हैं वो बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा, क्योंकि उनको खतरा है कि बाहर आएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, असैसिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनके मारे हैं। तो अब वो बाहर ही नहीं आ रहे, वो वहाँ अंदर बैठ के दिन रात इस काम पे लगे हुए हैं। शोएब साहब आपकी बात से और इसमें चाइना सपोर्ट कर रहा होगा, चाइना सपोर्ट कर रहा है डेफिनेटली इस मामले में चाइना सपोर्ट कर रहा है। डिप्लोमेटिकली। ये ना हो ना कि रशिया ने सोचा हो कि हम मिलिटरीली सपोर्ट करते हैं और चाइना को कहा हो कि तुम डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करो। और डिप्लोमेटिकली कर लो या फिर इनको टेक्नोलॉजी में कर लो, क्योंकि गेम तो टेक्नोलॉजी की है। ओके, अच्छा सर आपकी बात से मेरी बात ज़हन में आ गई, उन्होंने ग्रेविटी बम का जिक्र किया। ग्रेविटी बम ठीक है, अमेरिका ने किया। ग्रेविटी बम पे मैं ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ रहा था, मैंने कहा चेक तो करें ग्रेविटी बम चीज क्या है। तो मुझे बड़ी अजीब सी कुछ चीज उसमें नजर आई। उसमें एक ही चीज मुझे डिफरेंट नजर आई, वो ये थी कि 25 से 30 हजार डॉलर्स का वो टोटल बम है। ठीक है, सिर्फ लो कॉस्ट है। ठीक है। और ऊपर से सीधा गिरता है, उसमें मशीन कोई नहीं है। मशीन नहीं है, उसको मतलब मिसाइल के साथ लगा के फेंकना नहीं पड़ता, जहाज से फेंका जाता है। हाँ, वो सीधा जैसे फॉल होता है ना, फ्री फॉल होता है, free ग्रेविटी fall से वो नीचे और आता है, सीधा ये। वहां पे लेकिन एक डेंजरस बात उसके अंदर मुझे जो समझ आई वो ये थी कि ये न्यूक्लियर भी हो सकता है। न्यूक्लियर भी हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियर बम जो है ना वो इसी तरह फेंका जाता है। ये जो पहला फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो फेंका गया था वो जहाज़ों से फेंका गया और वो था। यही था। वो इसी तरह फेंका गया था। लिटिल बॉय पहला था और उसको जहाज के ऊपर लोड करके, बल्कि ये जहाज जो था वो भी
भी बोइंग था, बोइंग जहाज था, और बोइंग कॉर्पोरेशन ने उसके लिए जरा खुसूसी तौर पे बनाया था, जिसमें इंजन ज़्यादा थे और ठीक है। बड़े थे और वो हैवी लोड बर्दाश्त कर सकते थे, तो लिटिल बॉय उसका नाम रखा गया था। वो एक बम था और बड़ा हैवी था, और उसको फिजा के अंदर उसी जहाज से फेंका गया था। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर बम होता है ये ज़मीन के ऊपर नहीं गिरता, ये ठीक ध्यान है। में रखें, इसका कोई गड़ा नहीं निकलता, ये पहले ही फट जाता ये बिल्कुल ऊपर पहुंच के वहां फट जाता है, और जब फटता है तो एक छतरी सी क्रिएट करता है वो, और उस छतरी के अंदर हीट जो है वो 3000 सेंटीग्रेड तक चली जाती है। ठीक है। और इतनी खौफनाक किस्म की हीट होती है कि हर चीज पिघल जाती है, धुआं बन जाती है। ठीक है। और उसके बाद फिर जमीन से हर चीज धुआं बन के ऊपर उठती है, मशरूम की तरह, उसकी मशरूम सी शक्ल होती है। और वो फिर एक तो फौरी तौर पे हीट से मर जाते हैं लोग, और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो गल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और जो बाकी लोग बच जाते हैं वो रेडिएशंस का शिकार हो जाते हैं, यूरेनियम का, और उनको कैंसर हो जाता है, वो बर्न हो जाते हैं बड़ी बुरी तरह। और बल्कि ये कहते हैं कि अगर खुदा न खासा किसी जगह न्यूक्लियर अटैक हो तो आप दुआ करें कि आपकी ज़िंदगी चली जाए, आप जख्मी ना हो। ओके। क्योंकि अगर आप जख्मी हो गए तो पूरी ज़िंदगी आप सिसक के ज़िंदगी गुजारेंगे, जो बहुत ही खौफनाक होती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और बहुत ज़ख्मी हालत में बाकी 20-25 साल जितना अर्सा भी आपने गुजारने हैं, तो एक मजदूर बन के और बहुत अजियतनाक ज़िंदगी होती है। चॉइस साहब, कुछ जर्नलिस्टों को मैं सुन रहा था जिसमें स्पेसिफिकली कुछ इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि जो बॉम्ब अभी गिरे, मतलब ये ग्रेविटी बॉम्ब जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें छोटा वो होगा न्यूक्लियर हथियार अगर वो यूज करे। ये देखें, जब अमेरिका ये न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा तो महदूद करेगा, छोटे करेगा, लेकिन वो कहते बड़े हैं बम कि नहीं ये वाले बम जो है ये इतना ताकतवर है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरे थे उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर ये छोटा वाला बम हो। देखिए, वो यही है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और ये अमेरिका के अंदर जो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं और इसके ऊपर स्टडी करते हैं, उन सबका यही कहना है कि इसके पास, अमेरिका के पास हर किस्म का बम है, और लिमिटेड जो बम है ना जिसकी रेडिएशन महदूद होगी, मतलब 30 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक जहाँ पे उसने बम मारना है, सिर्फ वहाँ तक रहेगी और वो दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन ये बम भी ज़ाहिर है आज तक इस्तेमाल तो हुए नहीं है, जब ये इस्तेमाल होंगे तो फिर इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। लेकिन मैं अगेन बार बार ये कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो इस लेवल तक जा सकता है, वो इन ह्यूमन हो सकता है, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और जिस आदमी को किसी चीज़ की कुछ परवाह ना हो, वो एक बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला करके 168 बच्चियां हलाक कर दे, और उसके बाद इस किस्म के कमेंट्स भी दिए जाएं कि अच्छी बात है, चलेंगी दुनिया से, नहीं तो पूरी ज़िंदगी उन्हें पर्दा इस्तेमाल करना पड़ना था और नकाब पहनने थे, तो उससे तो बेहतर है चलो दुनिया से चले गए। तो ऐसे इंसान से ये बैद नहीं है कि वो इस टाइप का फैसला कर ले सिर्फ फेस सेविंग के लिए, बाहर निकलने के लिए वहाँ से, जंग से। चॉइस साहब, बड़ा एक अजीब सा मैं सवाल करने लगा हूं, हो सकता है आप मेरे से डिफर करें। क्या ये इस वक्त यहूदी और क्रिश्चियन जो है, मतलब ये हम नहीं कह सकते कि सब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जैसे जो शैतान हैं, ये मिलके इस्लाम के ऊपर हमला कर रहे हैं? देखिए, ये एक स्टडी चल रही है और ख़बर भी चल रही है, और ये जो लिंडसे ग्राहम है उसने ये कहा भी है कि ये मज़हबों की जंग है, ये दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये उसने कहा है। लेकिन ये देखो, मैं इस चीज़ से इतफाक नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह ये है कि दो लोग हैं, एक नेतन्याहू है, वो ज़ाहिर है यहूदी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्रिश्चियन है। तो ये जंग इन दोनों ने छेड़ी है, ये दो मुल्कों की जंग नहीं है, दो इंसानों की जंग है एक मुल्क के खिलाफ। ये इंडिविजुअल्स हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है। और अब जब इन्होंने जंग शुरू कर ली है और इन्हें ये महसूस हो रहा है कि हम फंस गए हैं, और फिर इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका के अंदर जो लोग इसको बुरा मना रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट को पागल समझ रहे हैं, और इसराइल के अंदर भी बहुत बड़ी आबादी है जो इसको बिला वजह समझ रही है इस जंग को, और वो तसरफ समझ रही है और ज्यादती समझ रही है, यानी इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब ये उस जंग को मजहबी जंग डिक्लेयर करके उनकी सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। अच्छा। तो बजाय इसके कि इन्होंने खुद इंडिविजुअली स्टार्ट की थी, यहाँ तो वो पूरे इसराइल ने बाहर निकल के इनसे कहा हो ना जी आप हमले करें, और पूरा कंसेंसस है और ईरान को निस्तो नाबूद कर रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। या फिर अमेरिका के अंदर या यूरोप के अंदर एक मूवमेंट चली हो कि हम सबको मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए या ईरान के खिलाफ करना चाहिए, और इनको मारें, इनको फेंटा लगाएं, आप बर्बाद करें इनको, है ना। तो जब कोई मूवमेंट नहीं चली, किसी ने उनको कहा नहीं है, और ये दो लोगों का फैसला है, तो अब क्योंकि फंस गए हैं वहां पे, जब फंस गए हैं तो अभी अपनी अपनी कौम को उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, जो मेरी गट फीलिंग है। तो ये उसको ना मजहबी जंग की शक्ल देना चाहते हैं, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रिश्चियन पादरी हैं, मुख्तलिफ फिरकों के क्रिश्चियन पादरियों सबको बुलाया और अपने सर पे अपने कंधों पे हाथ रखवा के उसकी फुटेज बना के रिलीज की, ताकि आवाम ये समझे कि क्रिश्चियंस की जंग है जो मैं लड़ रहा हूँ। और सेम इस तरह नेतन्याहू जो है वहां पे रबीज इकट्ठे कर रहा है, उनसे दुआएं करवा रहा है, और आप देखिएगा करीब वहां पे भी सर्विस आपको होती हुई नजर आएगी, और पादरी वहां पे जो रबीज हैं वो आएंगे और उसको तपी दे रहे होंगे, उसके लिए दुआ कर रहे होंगे, और वो भी एक इंप्रेशन देने की कोशिश करेगा अपनी कौम को। तो बुनियादी तौर पे ये फंस गए हैं और अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी आसान जंग है कि दुआओं पे बात आ गई। दुआओं पे आगे। ठीक है, चलें जी, आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। चौधरी साहब ने कहा है जी, ट्रंप के बारे में कहते हैं कि भैंसा खुल गया। अब चौधरी साहब का कहना ठीक है, भैंसा खुला है, अब भैंसा खुला है तो उसने कटे तो खोल लें। अब उन्हीं कटों के बारे में बात करते हैं कि इसने क्या क्या कहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि फंसा हुआ है, तो अब इसका पूरा एक चैप्टर है जिसका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप से है कि उसने अमेरिका को क्या धमकी दी है, क्या कहा है,
और डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ मुल्क क्या कर रहे हैं वो जानते हैं इस सवाल। अच्छा, ये इसके अंदर ना दो पहलू है, ये जो मैं उसका बयान पढ़ूंगा फिर उसके अंदर एक कैच है जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानियों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो गैर मशरूत हथियार डालें और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वो मेरे लिए मेरी काबिल कबूल क़यादत जो है उसको लेकर आए, यानी जो मुझे कबूल होगा उसको अपना सुप्रीम लीडर बनाए। सही। और अगर वो मुझे पसंद होगा तो फिर मैं डायलॉग करूंगा, फिर मैं इनको माफ कर सकता हूं, वरना ही आगे बढ़ेगा। और साथ उसने कहा कि जंग जो जल्द खत्म होने वाली नहीं है, इसके कोई आसार नहीं है कि जल्दी खत्म हो जाए। और दूसरा ये है कि अगर ये अपनी सरेंडर कर देंगे, मेरी शर्तें मान लेंगे, तो उसके बाद इनके अंदर बड़ी तरक्की होगी, ऐसी तरक्की होगी जो उन्होंने कभी देखी नहीं, और ये जो माजी का जो ईरान है वो वापस आ जाएगा, यानी शाह ईरान वाला जो ईरान है वो वापस आ जाएगा। और साथ उसने वो स्लोगन बोला जो अमूमन ये अमेरिका के बारे में बोलता है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो उसने कहा जी मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो साहब जैसे ये चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये लेट्स मेक अमेरिका अगेन हो जाएगा, ग्रेट निकल जाएगा अंदर से। हाँ, सही बात है। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें, एक तो ये है कि अगर इतना कॉन्फिडेंट है वो, तो पादरियों से दुआएं क्यों करवा रहा है? वो मेरा ख्याल है वो एक गिमिक है और एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि मैं जी क्रूसेड लड़ रहा हूँ, मैं स्लीपी जंग लड़ रहा हूँ। Okay. और वो उसे एक इंप्रेशन देने की ये कोशिश की। एक बात तो ये सही। और अगर फर्ज करें इस बात को ये नहीं समझते, हम समझते हैं कि बाकी वो ब्लेसिंग लेना चाहता है, तो जब वो इतना प्रैक्टिकल आदमी है और उसके पास इतने वसाइल हैं और वो कॉन्फिडेंट है कि मैं सबको उड़ा दूंगा, तो फिर ब्लेसिंग लेने की क्या जरूरत है? इसका मतलब वीकनेसेस हैं कहीं ना कहीं। एक दूसरी चीज जो है, जब आप शर्तें पेश करते हैं ना किसी के सामने, तो इसका मतलब ये होता है कि आप नेगोशिएट करना चाहते हैं, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं। देखें, ईरान कोई शर्त पेश नहीं कर रहा, वो कतई ये नहीं कह रहा कि जी आप वापस आए यहाँ से, और या फिर ये है कि आप हमारी शर्तें मान लें तो हम आपको माफ करने के लिए तैयार। ईरान नहीं कह रहा, ईरान कह रहा है जी हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं, हम लंबी जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये चीजें आ रही हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, तो मैं आपको माफ करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो फेस सेविंग चाहता है, हिंट दे रहा है कि अब देखें ना, अगर फर्ज करें 3 चीजें उसने कही हैं जी कि गैर मशरूत हथियार डाले, तो इसके ऊपर नेगोशिएट हो सकता है ना, नेगोशिएशन हो सकती है कि लोग बैठेंगे, ठीक है गैर मशरूत नहीं कर रहे हैं, एक शर्त के साथ हथियार फेंक देता है। हथियार फेंकना मतलब जंगबंदी, हम जंगबंदी कर देते हैं कि ठीक है सीज फायर कर देते हैं हम, तो आप नेगोशिएट गिव एंड टेक है ना जी। दूसरा वो कहता है कि जी मेरे काबिल कबूल की आदत होनी चाहिए, तो वो एक दूसरा बंदा नेगोशिएट करता है कि ठीक है यार, आप ये चाहते हैं ना नौजवान आदमी आए जो मॉडरेट हो, जिसने अमेरिका देखा हो, यूरोप देखा हो, तो वो अपनी मर्जी का ऐसा बंदा ले आता है। सही, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका बंदा हो, आप कहें कि जी इसको रखें, तो उसके बजाय ना हम एक मॉडर्न आदमी ले आते हैं जो जीन्स पहनता है, शर्ट पहनता है और परफ्यूम लगाता है, अमेरिकन म्यूजिक जिसको पसंद है, अमेरिकी राइटर्स को पसंद करता है, अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को पढ़ा हुआ है या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज का पढ़ा हुआ है और इकोनॉमी के ऊपर बिलीव करता है, वो मजहब को सियासत से अलग करना चाहता है, ऐसा को बंदा ले आता है। ठीक है। अब ये नेगोशिएशन है ना ये सारी। और साथ साथ मसला वो कहता है कि जंग जल्दी खत्म नहीं हो सकती, तो वो ये कह सकते हैं नहीं हम इसे कुछ जल्दी खत्म कर सकते हैं। और साथ साथ ये कि जो ठीक है आप कहते हैं जी कि ईरान को दोबारा हम अजीम बनाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप और हम दोनों मिलकर कोई फार्मूला बनाते हैं, और वो फार्मूला ये है कि ठीक है हम तेल निकालते हैं और अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे आ जाएं, तेल वो बेचना शुरू कर दें, आधे पैसे हम ले लेते हैं, मामला ठीक हो। अब ये देखें, ये बेसिकली वो एक कुंडी डाल रहा है और उसका मकसद ये है कि यार को नेगोशिएट करो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। ये हाथ बढ़ा रहा है, जैसे एक बंदा डूबता हुआ ना हाथ बाहर निकाल के कह रहा है कि अगर इंसान के बच्चे हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है। तो वो इसके अंदर जो अगर इसको आप रीड करें थोड़ा सा सफारती लिहाज से, तो ऐसा लगता है कि वो नेगोशिएट करना चाहता है। अच्छा चौधरी साहब, आपने अब्बास इराक़ची साहब का इंटरव्यू सुना होगा जो उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को भी दिया, उसके ऊपर उनसे पूछा गया, एंकर शॉक हो गया था उसके आंसर पे ना, सवाल किया गया उनसे कि अमेरिका ने कहा है कि हम आपके खिलाफ बूट्स ऑन द ग्राउंड अब करने लगे हैं, तो फौज अब उतरने लगी है, तो अब आप परेशान है, क्या होगा, आप पे हमला होने वाला है। तो बड़े आराम से अब्बास इराक़ची साहब बैठे हुए थे और सिंपल सा आंसर उसने दिया, उसने कहा वी आर वेटिंग फॉर देम। तो आ जाएं, उसको आ जाएं। उन्होंने कहा आएंगे, वो हशर करेंगे, आप सोच नहीं सकते, हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे। देखो अमेरिका जो है उसके पास टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी है और ईरान जो है टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बात रियलिटी है। तो अगर अमेरिका ईरान को मार सकता है तो इसी तरह मार सकता है, टेक्नोलॉजी की मार लगा रहे। अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं, उनके पास ईरान के पास ऑप्शन ही नहीं है, उनके पास ना बहरिया है ना उनके पास फिजाइया है, तो उन्होंने किसका मुकाबला करना है। और जो 10 ब 10 लड़ाई है ना जो सामने आमने सामने, उसमें जो ईरान है बहुत आगे। हाँ, तो वहां अमेरिका के लोग पहुंचे नहीं और फंसे नहीं। ठीक है। हाँ, तो वो ये गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर भेज के इतनी बार मार खाई है कि अब मेरा नहीं ख्याल कि वही गलती करेंगे। मतलब देखें ना, वियतनाम से लेके आप अफगानिस्तान तक चले हैं, जहां पे इनकी फौज की है इसको बहुत कुट पड़ी है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने फौजी जो है उनको भेज सकेगा या उनके फौजी चाहेंगे। ठीक है। तो ये नहीं है। और ईरान को पता है कि आएंगे तो फंसे जाएंगे, फिर उसके लिए सप्लाई लाइन चाहिए ना जी आपको पता है जब अफगानिस्तान के अंदर थे अमेरिकन फौजी, तो 20 साल रहे हैं वो, उनका पीने का पानी तक अमेरिका से आता था। अच्छा। हाँ, उनके पैम्पर्स जो थे वो सारे अमेरिका से आते थे। पैम्पर्स क्यों आते थे? पैम्पर ये जंग में पैम्पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पैम्पर होता है। अच्छा। हाँ, राइफल से ज्यादा पैम्पर इंपॉर्टेंट होता है। उसकी वजह एक सोल्जर है ना जी, अब वो ये है कि वो उसे जंग लड़नी है या वॉशरूम जाना। ठीक है। हाँ,
तो वो तो बड़ा मुश्किल होता काम ये बड़े बहादुर हैं। नहीं नहीं वाकई ये मैं एक्चुअल आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और जंगों के अंदर पैम्पर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो सारे के सारे पैम्पर्स जो थे वो अमेरिका से आते थे, पानी भी अमेरिका से, फूड भी वहाँ से, ठीक और जो पेप्सी और कोकोला के जो कैंस हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको यकीन नहीं था कि यहाँ से किसी जगह से लेंगे और वो कंटेमिनेटेड नहीं होगा, तो वहाँ से वो स्पेशल किस्म की चीज़ें बनती हैं और स्पेशल फिर डिलीवर करना होता है, उसके लिए प्रॉपर सप्लाई लाइन होती है। तो अब अगर चाइना के वो ईरान के अंदर भी ले आएंगे तो फंस जाएंगे। बिल्कुल सही, मतलब ये नहीं करने वाले, ये सिर्फ धमकी है। मुश्किल 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 ये इसी तरह करेंगे, प्रॉक्सीज को आगे लगाएंगे जैसे कुर्दों को, और वो कुर्द नहीं लगाएंगे, कुर्द बड़े कुर्दों के समझदार साथ भी सही हुआ है वैसे, उधर जैसे इसने कुर्दों का ऐलान किया ना, तुर्की ने कहा हम नजर रख के बैठे हैं, हिल के दिखाओ, लेकिन तुर्की कुर्द के फंस गए हैं उधर। तुर्की 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 के साथ भी लड़ाई हो रही है ना उनकी, कुर्दों की। उन्हें ये था ना कि वहां से निकाल के इधर ना ले आए ना उन्हें, क्योंकि अब दो रूट्स हैं देखें जी उनके, एक तो तुर्किया की साइड है, तुर्किया के वहां पे भी कुर्द है ना बहुत ज्यादा, और वो शाम और तुर्किया के दरमियान है, तो वहां से उनको ईरान की तरफ भेज देंगे, और दूसरा इराक है, कुर्दिस्तान, और वहां से जो है ना वो अमेरिकन सोल्जर जो अपने टैंकों के ऊपर और आर्मर गाड़ियों के ऊपर सरहद के ऊपर आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो धमकी है सर, वो मेरा ख्याल है धमकी है, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा, और दूसरी साइड से जब वो आए हैं तो ईरान ने बड़ा फंडा लगाया उनको, कुर्दों को। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी है जी हिजबुल्ला के हवाले से। अब हिजबुल्ला ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली हिजबुल्ला का नुकसान भी काफी हुआ है, ये जानते हैं ये क्या स्टोरी। अब देखिए हिजबुल्ला ने एक खौफनाक, दो बल्कि खौफनाक हमले किए हैं, और दोनों हमलों के अंदर इस मरतबा इसराइल के लोग बहुत डैमेज हुए हैं, जख्मी हुए हैं। उसके अंदर एक इसराइली वजीर का बेटा भी था, वो भी जख्मी हो गया, और ये पोस्ट है, एक सरहदी इलाका है, उसकी पोस्ट है, उसके ऊपर हमला किया, 8 लोग जख्मी हैं, जिनमें क्रिटिकल है, 5 क्रिटिकल हैं, और आप जो क्रिटिकल है आप ये समझें कि वो मारे गए हुए हैं, तो उसमें वजीर का बेटा भी। अब ये सवाल ये है कि वजीर का बेटा वहाँ पे क्या कर रहा था, है ना, फौज में नहीं नहीं, वहाँ मैंडेटरी है, वहाँ हर शख्स इसराइल के अंदर जो है वो उसके ऊपर मैंडेटरी है कि उसने ये फौजी सर्विस करनी है, ठीक है, और उसके ऊपर हर आदमी की ड्यूटी लगी होती है, और उसके ऊपर हो सकता है चौकी के ऊपर बैठा हो उसका वजीर का बेटा और उसको गोली लगी है, और यही मैंडेटरी है, यही सर्विस मैंडेटरी है ईरान के अंदर भी। लिहाजा ईरान के अंदर अगर 9 करोड़ की आबादी है, तो 9 करोड़ लोग आप ये समझो जो मर्द हैं, उसके अंदर 5 करोड़ अगर मर्द हैं, वो सारे के सारे सोल्जर हैं। अच्छा, वो सारे के सारे, और सेम इसी तरह अगर 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, और उसमें से आप मर्दों को ले लें, और वो मर्द जो हैं जो फिट मर्द हैं 40 साल की उम्र तक, जो अगर फर्ज करें कि वो 50 लाख है, तो 50 लाख सोल्जर्स हैं वहाँ पे। अच्छा, सब ट्रेनिंग ले, सब ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक हो, सब ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये ज़ाहिर है चौकी भी होगा, इसको गोली लगी है सर, ये जख्मी है जी, हाँ, और तशवीशनाक हालत में ये भी है। बिल्कुल सही। चलें अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। अच्छा, लेबनान के ऊपर भी अटैक हुआ है ना, फिर लेबनान के ऊपर मुसलसल अटैक हो रहा है, और उस अटैक के अंदर एक दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं इस सारी जंग के अंदर, वो लेबनान के अंदर है, बैरूत के अंदर है, और इसके अंदर 217 लोग शहीद हो चुके हैं, और 798 जो है वो जख्मी हैं, और एक दिन के अंदर जो मसलन कल जो थे जो हलाकतें थी, शहादतें थी, वो 123 थी, और वो 217 हो चुकी हैं, तो इसका मतलब ये 100 के करीब लोग जो है एक दिन के अंदर शहीद हुए, मतलब अदर देन ईरान सबसे बड़ी नंबर ये है। और कल जो जख्मी थे वो 683 थे, अब उसमें से 798 हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं, बहुत ज़्यादा हलाकतें हैं को बेनतहा। इसका मतलब ये है कि इसराइल ने उनके ऊपर भी मुसलसल हमले शुरू किए। उसकी वजह यह है कि वो बॉर्डर है, वो बिल्कुल हमसाए हैं, इस वजह से वहां पे लीथल हमले हो रहे हैं, और ईरान ये तो ऐसा बेगैरत है इसराइल, तो ये तो आबादियों को मारता है ना, आबादियों के, सिविलियन आबादी किसी। आपने देखा ना कि सुबह आपने रिपोर्ट किया था क्लस्टर बम की हवाले से। अब क्लस्टर बम्स वही बम्स थे जो इसराइल माला करता था गजा पे, बिल्कुल सही, अब वही उनके अपने ऊपर किया, और इन्होंने बैरूत के ऊपर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इंतहा दर्जे की शेलिंग हो रही है बैरूत के ऊपर, और बैरूत बड़ा बदकिस्मत शहर है, इतना खूबसूरत शहर है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मैं वहाँ पे गया हूँ, बड़े पुराने रेस्टोरेंट हैं, 2-2 साल पुराने रेस्टोरेंट हैं, और जो समंदर है वो बड़ा क्लियर है, उसकी बीचेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, वहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बड़ी मशहूर अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ जंगों ने और इस किस्म के फसादात ने उस पूरे मुल्क को तबाह करके रख दिया, बहुत बुरी हालत है। लेकिन जो लेबनीज हैं, आप उनका कमाल देखो कि दुनिया में किसी कोने में भी लेबनी है तो उसका एक घर लेबनान के अंदर जरूर है। बिल्कुल सही। चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जी वीडियोस बनाने के हवाले से इजराइल बेसिकली नुकसान छुपा रहा है, जो उनकी दुरुस्त नंबर है हलाकतों का वो बता नहीं रहा है। इस स्टोरी में बताते हैं कि ये हुआ क्या। अब बहरीन के अंदर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि जनाब जो कोई बंदा वीडियो बनाएगा और उसको गिरफ्तार कर। अब ये वीडियोस की सारी खबरें मैं इकट्ठी दे देता हूँ आपको। बहरीन में तो और गिरफ्तारियां हुई, ज्यादा मैं ये तो पूरी वीडियोस की सारी जो है बहरीन के अंदर उन्होंने ऐसा कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और ये वीडियोस बना रहे थे, और उनका क्लेम ये है कि ये वीडियो बना रहे थे ईरान के लिए, और हमने यहाँ पे पाबंदी लगाई हुई है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन जो है बाहर नहीं निकलेगी। तो इसमें 4 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ पे जो ये जो वीडियोस है ना वो इस टाइप की हैं। इसके साथ साथ जो इंडियन है एक, उसने एक मैसेज भेजा है, और वो बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो मैसेज। उसने कहा जी इसराइल जो है ना वो गलत रिपोर्ट
सपोर्टिंग कर रहा है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब इसराइल के ऊपर अटैक होता है तो ये कॉर्डन ऑफ कर लेते हैं और उसके अंदर से किसी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देते, और बड़ी सिलेक्टिव किस्म की इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल रही है। और उसका ये कहना है कि मेरे सामने एक 100 फुट गहरा बंकर था जिसके अंदर लोग छुपे हुए थे, उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो बंकर टूट गया, गिर गया, खत्म हो गया, और उसके अंदर जितने लोग थे वो सारे मारे गए, लेकिन उसके बारे में कोई रिपोर्ट इन्होंने बाहर नहीं आने दी। फिर उसने कहा जी एक जगह पे 4 घरों के ऊपर हमला हुआ है, वो 4 घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और उसमें से कोई बंदा नहीं बचा। लेकिन इन्होंने इस तरह किया कि उसके बारे में भी खबरें छुपाई हैं। तो ये वहाँ पे जो भी वाकयात होते हैं उसको छुपाते हैं, और जो वीडियोज़ हैं वो भी बड़े सिलेक्टिव वीडियोज़ निकलती हैं, और वो शहरी हैं वो बना के उसको वायरल कर देते हैं, तो उससे जाके पता चलता है कि तल अबीब के अंदर क्या हो रहा है और हैफा के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ये सारा के सारे जो है ना इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। शोर साहब, एक शख्सियत आप जानते होंगे यकीनन, जॉर्ज गैलवे। ठीक है, वो कहता है इजराइल के मुतल्लिक कि जौन सा बंदा भी इजराइल की वीडियो बनाता है ना, वो कहता है कि 5 साल की कैद फौरी तौर पे उसे सुना दी हाँ, जाती है। वो अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ये वाली वीडियो तो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ही खिलाफ समझेंगे ना वो खिलाफ इसे। खिलाफ खिलाफ में वो पकड़ लेते हैं फौरी तौर पे, ठीक है वो शोर पकड़ साहब। लेते हैं। हमारे अपने भी वहाँ पे जराए मौजूद है ना इसराइल के अंदर, वो भी कहते हैं यार टेलीफोन पे बात ना कर, तेरी मेहरबानी। अच्छा, इसके साथ साथ ईरान के अंदर से खबर आई कि ईरान ने एक अपनी पुलिस को ये इख्तियार दे दिया है कि अगर किसी जगह अटैक और कोई शख्स लूट मार कर रहा हो तो उसको गोली मारी जा सकती है। तो पुलिस के पास अब इख्तियार आ गया ईरान के अंदर कि लूट मार करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, या कुछ चीज़ें हथियाने वाले जो हैं, या आप ये समझें नौसरबाजी जो इस वक्त है, उसको पुलिस को इख्तियार दे दिया है कि आप उसको गोली मार सकते हैं। इसके साथ साथ हलाल अहमद से एक रिपोर्ट है, ये हलाल अहमद जो है ये ईरान का है, उसने कहा कि जी पिछले दिनों में 332 हमले हुए ईरान के ऊपर, और टोटल जो मकामात हैं जिनके ऊपर हमले हुए 636 हैं, और इनमें 21 तिब्बी मराकज़ थे और अमदादी मराकज़ थे, वो तबाह हो गए, और 24 हस्पताल जो हैं उनको डैमेज किया गया। साथ साथ उन्होंने डाटा दिया कि 3090 मकानात हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, और 528 तजारती मराकज़ हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है, बहुत तबाही आई है, और इनके अंदर सर्विस सेंटर्स भी शामिल थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमारे हलाल अहमद के भी 9 मरकज़ जो हैं उनको भी तबाह किया गया, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, जबकि हलाल अहमद के जो मरकज़ होते हैं उसके ऊपर बाकायदा सुर्ख निशान बना होता है ताकि उसके ऊपर हमला ना हो। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे इसराइल है, अमेरिका है, उनको किस चीज़ की परवाह है। बिल्कुल सही। इसके साथ साथ जो अमेरिकन एक डाटा रिलीज हुआ है, उस डाटा के रिलीज के उसके मुताबिक जो है जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे 24,000 अमेरिकन को निकाल लिया गया है। बाकी जो हैं वो 1,75,000 जो अभी हैं, 76,000 जो अभी वहाँ पे मौजूद है, 2 लाख वहाँ पे सिविलियन है। सबसे ज्यादा जो अमेरिकन है वो 80,000 की तादाद में सऊदी अरब के अंदर है, तो वहां से भी उनको निकाल लिया गया। यहाँ पे एक और खबर भी है जो मैं आपके सामने शेयर करता जाऊँ। वो खबर ये है कि खलीजी ममालिक जो है वो बहुत ज्यादा अमेरिका से नाराज है। उनको ये महसूस हो रहा था कि हमने इतनी ज्यादा परवरिश की अमेरिका की, इतना ज्यादा पैसा लगाया हमने, और हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर है, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया और सिर्फ इसराइल की मदद कर रहा है। तो ये एक ऐसा डिप्रेशन है कि जिसका गल्फ स्टेट्स जो है वो शिकार हुई है, और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि सबसे पहले हम अपनी वहां से इन्वेस्टमेंट्स निकालेंगे, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके जो अड्डे हैं वो यहाँ से वाइंड अप करेंगे, क्योंकि जब हमने हिफाजत अपनी खुद करनी है तो अब हम अपना सिस्टम खुद बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये सिस्टम बनाने के लिए 3 मुल्कों की मदद लेंगे, पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र के, और 3 मुल्कों की मदद लेके मेरा ख्याल अभी अपना, और मुझे लगता है कि OIC की मीटिंग बुलवा लेंगे अरब, जिसमें ईरान को भी बिठाएंगे, ताकि ये एक मैसेज दिया जाए कि मुसलमान इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले क्योंकि अरबों ने बहुत ज्यादा समझाया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ये हरकत ना करें, इससे हम सबको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उनकी विल और विश के खिलाफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये इक़दाम किया है, तो उस पर अब वो बहुत ज्यादा नाराज हैं। और यही वजह है कि अरब जो है वो रिटेलिएट नहीं कर रहे ईरान के ऊपर, क्योंकि वहां पे अटैक हो रहे हैं। तो अमेरिका और जो इसराइल है वो इसलिए तैयार होकर बैठा हुआ है कि यहाँ सारे इकट्ठे होकर ईरान के साथ लड़ेंगे, इस तरह मुसलमानों की आपस में जंग हो जाएगी। लेकिन ये हमले बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर जवाब में हमले नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि अंडरस्टैंड करते हैं ये कि अगर हम लड़ पड़े तो हमें नुकसान है, अमेरिका को और जो इसराइल है उसको फायदा है इसका। तो ये एक चीज़ है। अब इसके साथ साथ आखिरी खबर जो है मैं खुद ही, बजाय इसके कि आप पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ, टाइम बड़ा कम है। आखिरी 3 आपने मेरे से पूछी नहीं है, बता दिया, बता दे। तेल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, 55 रुपए लीटर पाकिस्तान के अंदर भी महंगा हो गया, और ये बड़ा मुश्किल वक्त है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मुश्किल वक्त में आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। अगर ये तेल पहुंचा देते हैं महंगा होने के बावजूद भी, तो ये स्टेट का बड़ा कमाल है, क्योंकि पेट्रोल किसी को मिल ही नहीं रहा। अमेरिका में भी महंगा, अमेरिका के अंदर भी महंगा हो गया, तो ये $150 पर बैरल हो जाएगा, ये बड़ी जल्दी हो जाएगा। और ये क्राइसिस आने वाला, अगले हफ्ते से बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। एक तो तेल की, ऑयल की कंजम्पशन कम करें, और ताकि आपको गैर जरूरी तौर पे बाहर ना जाएं, और अगर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ज्यादा लोगों को अपने साथ बिठा के जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, ताकि पेट्रोल जो कम से कम इस्तेमाल हो सके। और साथ ही अगर इसके कीमत ज्यादा होती है तो इसको बर्दाश्त करें, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये था नाज़रीन आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।